नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों को, जो आज क्लास 6 to 8 के लिए हिस्ट्री के प्रश्नों को आज हम देखेंगे, जो हिस्ट्री के परीक्षा में हमारा पूछा गया है। प्रश्नों की संख्या 40 होगी। चलिए आज इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप पेपर को अच्छे से समझिए। जब तक आप पेपर को अच्छा से नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में आएगा नहीं कि पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन को एक बार बारीकी से आइए, वीडियो पर तो पूरा का पूरा देखिए। ये नहीं कि आ रहे हैं देखकर भाग जा रहे हैं। 2 मिनट में आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। सिलेक्शन के लिए टिक कर पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, कि नेता कौन थे? करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि गदर आंदोलन जो एक क्रांतिकारी आंदोलन था के नेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ए, करतार सिंह सराभा इसके नेता थे। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। जिसके संस्थापक कौन थे मेरे भाई? तो लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। ठीक है, गदर आंदोलन के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके नेता थे करतार सिंह सराभा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को टिक कर देखिए, क्वेश्चन को समझिए, एक एक क्वेश्चन को करिए, तब ना होगा। ये नहीं कि आए 1 मिनट में चले गए, तब तो नहीं होगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न। कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा? कह रहे हैं कौन सा समझौता इनमें से हुआ है जो भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में असफल रहा और अंततः संघर्ष हो गया? पहला ताशकंद समझौता, दूसरा शिमला समझौता, तीसरा पंचशील, इनमें से अधिक या कोई नहीं। पहले तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि ये जो समझौता है कब कब हुआ है। देखिए आपको समझा रहे हैं। ताशकंद समझौता है ये 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। शिमला समझौता जो है ये आपका कब हुआ था? तो ये 1972 में हुआ था। और पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। ताशकंद समझौता और शिमला समझौता भारत और पाक के बीच में हुआ था। किसके बीच? भारत और पाक। किसके बीच? भारत और पाक के बीच, पाकिस्तान के बीच। और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कौन समझौता हुआ था? पंचशील समझौता। आपसे कोई पूछ देगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा? ताशकंद समझौता। पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता और पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न। एक एक प्रश्नों को समझेंगे और एक एक ऑप्शन पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, तब जाके क्लियर होगा। चलिए अगला प्रश्न। गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? आपका पूछ रहा है कि गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ, किस काल का विकास हुआ? चलिए, मीमांसा का, वैश्विक का, न्याय का, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए गुप्त वाकाटक काल में मीमांसा दर्शन का विकास हुआ था। ठीक है,
नहीं सॉरी दोस्तों, गलत बोल दिए। गुप्त वाकाटक काल में न्याय दर्शन का विकास हुआ था। किसका हुआ था? न्याय दर्शन का। किधर गया इरेजर, एक मिनट। इसका सही आंसर क्या होगा? न्याय दर्शन, ये वाला। चलिए, मीमांसा के संस्थापक कौन थे? मीमांसा दर्शन के बताइए। मीमांसा के संस्थापक थे जैमिनी। कौन थे? जैमिनी। वैशेषिक के कौन थे? कणाद। ठीक है। और न्याय के गौतम, महर्षि गौतम। इस सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ये जो आज क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं TRE 3 में पूछा गया प्रश्न पेपर का ये हल है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। कह रहा है कि दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने कितना दूरी तय किया था? ऑप्शन ए 241 मील, बी 400 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 241 मील। दांडी मार्च में महात्मा गांधी ने कितना चला था? 241 मील। दोस्तों आपको बता देते हैं कि दांडी मार्च कहाँ से हुआ था। तो ये गुजरात के कहाँ से हुआ था? महात्मा गांधी अपने गुजरात के एक आश्रम से शुरू किए थे। आश्रम कौन था? तो साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। ठीक है, और कहाँ तक गया था? दांडी तक। याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा, ये बड़ा दांडी यात्रा बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों हुआ था दांडी यात्रा? तो ये नमक कानून का तोड़ने के लिए हुआ था। अंग्रेजी सरकार थी, वो एक कानून बनाई थी, नमक कानून। इसमें क्या था नमक कानून? मतलब क्या कि सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। नमक कानून का मतलब क्या कि नमक पर क्या लग गया? टैक्स लग गया। और ये नमक जो है हर घर में उपयोग होता है। तो गांधी जी इसका विरोध किए। ठीक है, और उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए गुजरात के अपने आश्रम साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की। और इस यात्रा में इनके 78 सहयोगी थे। कितने लोग आए थे साथ में? 78 सहयोगी थे दोस्तों। याद रखिएगा, ये भी पूछेगा कि गांधी जी के साथ कितने लोग आए थे? 78। अनुयायी कहिए, सहयोगी कहिए, सत्याग्रही कहिए, जो कहना है कहिए। ठीक है, अब ये भी आपसे पूछेगा कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो ये प्रारंभ हुआ था आपका दोस्तों कब बताइए? 12 मार्च को, साल 1930। ठीक है, और ख़त्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, ये क्या के थे? दांडी पहुंचकर नमक बनाए गांधी जी, और सरकार को झुकना पड़ा और नमक कानून तोड़ दिया, और सरकार ने ये कानून वापस ले लिया था। आपसे ये भी पूछेगा कि कितना दिन तक चला था दांडी यात्रा? सभी ने दांडी यात्रा तो 24 दिन का था। कितने दिन का था? 24 दिन का था। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न। एक एक क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से करिएगा और सुनिएगा तो पक्का है कि आपको अच्छा समझ होगा, और धीरे धीरे हम लोग तैयारी की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? ऑप्शन ए एसरहद्दोन, सल्मनेसेर तृतीय, अशुरबनिपाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका सही आंसर होगा अशुरबनिपाल। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था?
क्या महत्व था? ऑप्शन ए, इसके परिणाम स्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई। बी, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया। इससे वियत मिन्ह की स्थापना हुई। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन है कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व था। चलिए तो इसका सही आंसर है कि इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया था। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न को करिए, समझिए, तब जाके होगा तैयारी बढ़िया। एक दिन में तो होगा नहीं, तो इसके लिए आपको समय देना होगा, टिक कर पढ़ना होगा, तब जाके हम लोग तैयारी अच्छा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान सवाल है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप जानते हैं टिस्को कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907 में, बी 1875 में, 1857 में, एक से अधिक या कोई नहीं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया? कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, इसने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था? ऑप्शन ए, इसका भारत के व्यापार संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा हो नहीं सकता है कि भारत के प्रभाव पर, व्यापार पर इसका प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि भारत भी इसमें शामिल था। तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ, ये सही हो सकता है। सी है कि इससे निर्यात में वृद्धि के कारण व्यापार में अधिशेष हुआ, नहीं, ये सही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस पर भी होते हैं, आप इसको पढ़िएगा तो समझ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच में हुई थी? इटली और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, जर्मनी और रूस के बीच, इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए, स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ का किसके बीच में था? जर्मनी और रूस के बीच, सोवियत संघ के बीच। अगला प्रश्न, अगला ये देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है और आसान भी है। एक मिनट, हाँ 10 नंबर सवाल हो गया, सज गया हमारा। क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? मेरे भाई, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। कब हुआ था भाई? 1858 में। आप पढ़े होंगे 1857 के क्रांति के बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी वापस हो गई थी और वहाँ से आदेश आया था कि भारत में क्या होगा भाई? ब्रिटिश शासन होगा और यहाँ के क्या होंगे? वायसराय होंगे। जो पहला कौन था? 1858 में लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड डलहौजी कौन थे? आप लोग को पता होगा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1854 था। कब तक था? 1854। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं ने लाया था, ठीक है, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारत में रेल कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी। डाक तार व्यवस्था कौन शुरू किया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी अति महत्वपूर्ण काम भी किए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ भी काम किए थे। चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कब बना था? 1858 में। अगला सवाल, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए हर्ष, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा 7वीं शताब्दी में कौन थे? हर्ष थे। हर्ष थे जो बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न,
मूला, मस्कत और बोलन क्या है? पर्वतीय दर्रे, कश्मीर के शहर, पर्वत चोटियाँ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई मूला, मस्कत और बोलन क्या है बताइए? ये हैं आपके पर्वतीय दर्रे। क्या होगा सही आंसर? पर्वतीय दर्रे। एग्ज़ाम अब बहुत कठिन हो रहा है, प्रतियोगिताएं बढ़ रही है तो नंबर ज़्यादा लाना होगा। जैसे मैथ में कैसे कट ऑफ गया था 101, वैसे भी अब सोशल साइंस का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो तैयारी इतना मजबूत रखिए कि कट ऑफ कितना भी ऊंचा जाए आप पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़े। चलिए अगला प्रश्न। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की। अब आपसे पूछ रहे तेभागा आंदोलन ने क्या मांगा था? भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि का पुनर्वितरण, जमींदारी प्रथा का पूर्ण उन्मूलन, फसल के 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए, एक से अधिक या इनमें से कोई। देखिए इसका नाम है तेभागा, नमोए में है तेभागा, ठीक। ते माने तीन। इस आंदोलन का प्रमुख मांग था कि जो भी जमींदार से ज़मीन मिला, किसानों को जमींदारों से जो भी ज़मीन मिला, किसको? किसानों को जमींदारों से जो ज़मीन किसान लेते थे। तो तेभागा आंदोलन में क्या था? जो किसानों के पास जो जमींदारों से जो ज़मीन किसान लेते थे, ठीक है। जो ज़मीन कौन लेता था? किसान। अब किसान से ज़मींदार जो खेती करते थे तो 50% उपज लेते थे। कितना? 50% उपज लेते थे, ठीक है। तो ये जब आंदोलन हुआ तो इसमें किसान बोले नहीं, तेभागा मतलब हम पूरी उपज का 3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग हम अपने पास रखे, 3 भाग लगेगा और 1 भाग जमींदार के पास और 2 भाग किसान के पास, ठीक है। यही था आपका तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन का मतलब क्या था? फिर से समझिए, फिर से इसको समझते हैं कि जब जो भी उपज होगा, जो भी आपका उपज होगा उसमें 50, पहले क्या था कि 50% दोनों में बढ़ता था। 50% जमींदार का होता था और 50% किसान का होता था, ठीक है। लेकिन यह आंदोलन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि नहीं, अब फसल पूरी उपज का कितना भाग लगेगा? 3 भाग लगेगा, ठीक है। किसानों की क्या मांग थी कि पूरी फसल का 3 भाग लगे और 1 भाग जमींदार रखे और 2 भाग किसान रखे। यही था आपका तेभागा आंदोलन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हिटलर की आत्मकथा, जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को रेखांकित किया गया, का शीर्षक क्या है? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, दास कैपिटल, मीन कैंप, एक से अधिक कोई नहीं। इसका सही आंसर है मीन कैंप। हिटलर की आत्मकथा कौन थी? मीन कैंप। अगला सवाल देखिए, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? किस हड़प्पा स्थल पर हमें, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन ए लोथल, कालीबंगन, बनवाली, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए हड़प्पा में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन राजस्थान से मिला है। कहाँ से मिला है कालीबंगन? राजस्थान से। देखिए दोस्तों ये भी पूछता है कालीबंगन कहाँ है, तो राजस्थान में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। देखिए कैसे होगा इसको याद, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लोथ किसको कहते हैं? अपने भोजपुरी में यदि बात करें तो लोथ आदमी होता है जो एक जगह बैठ गया उठेगा नहीं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे हैं, तो आप हम लोग कहते हैं ना कि जो लोथ है वो क्या होगा? भोगेगा, उसका काम खराब हो गया, दुख भोगेगा, यानी भोगवा।
लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथ आदमी भोगेगा। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा। ठीक है। और लोथ आदमी गुजरात, रात को गुजरने की बात कर रहे हैं। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात। देखिए कालीबंगन है राजस्थान। तो काली स्थान होता है कि नहीं? देखिए इसका आगे वाला और इसका पीछे, आप याद रखिए काली स्थान, काली जोड़ स्थान। काली से याद रखें कालीबंगन निकला है, स्थान से राजस्थान निकला है, काली स्थान। चलिए बनावली, बनावली हरियाणा। अगला कुछ अपने से भी याद रखिए, सब हम ही बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। बनावली में मत खोजिए, इसमें भी कुछ ट्रिक लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बताइए। खड़क सिंह, बंदा सिंह बहादुर, भगत सिंह, एक से अधिक या कोई नहीं? देखिए इसका सही आंसर होगा ई। पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे अजीत सिंह फुल्का। क्या नाम था उनका? अजीत सिंह फुल्का। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर पर बात करते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया। कह रहे हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, क्या किया था कि भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे उस पर क्या लगा दिया था? गंभीर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह कब आया था? 1885 में, 78 में, 80 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर बताइए। चलिए आप कमेंट में इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने कब प्रतिबंध लगाया था समाचार पत्रों पर? 1878 में। अगला प्रश्न, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कुरियर प्रणाली, भोजन भंडारण की तकनीकी, कानून संहिता, उपयुक्त में एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? कुरियर प्रणाली था। क्या था? कुरियर प्रणाली था। यम को देखते ही आपको यमराज याद आ जाएंगे। क्या याद आएगा? यमराज। और यमराज जल्दी कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुरियर हो सकता है। चलिए कुरियर का मतलब है जल्दी पहुंचना, तभी ना आपका कोई भी सामान जल्दी पहुंचेगा, कुरियर हो जाएगा यमराज। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना ट्रायोन की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि, एक से अधिक या कोई नहीं? चलिए राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साई की संधि 1818 में जो हुई, 1918 में जो हुआ था उसी के फलस्वरूप हुआ था। वर्साई की संधि के फलस्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में हुआ था। चलिए आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। देखिए दोस्तों, यदि आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान से मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये नहीं कि आए वीडियो में आए और वैसे ही भाग गए, या आप किताब भी पढ़ रहे हैं तो डट के पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप तैयारी करिएगा। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण, ग्यूसेप माजिनी, ग्यूसेप गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका सही आंसर है गैरिबाल्डी। इटली एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? गैरिबाल्डी का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। ASI के पहले निदेशक कौन थे? RD बनर्जी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए। ASI के पहले निदेशक कौन थे? सही आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में किस
नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था। मूल शीर्षक अधिनियम, आत्मसात नीति, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आत्मसात नीति। यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम का पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाकर व्याख्या करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया? वर्साई की संधि, बंगाल का विभाजन, जालियांवाला बाग हत्याकांड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, खिलाफत आंदोलन में उत्प्रेरक काम कौन किया था? वर्साई की संधि। अगला प्रश्न, वर्साई की संधि कब हुई थी? अभी पढ़े हम लोग। वर्साई की संधि 1818 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। वहीं उसके नीचे था जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत से बच्चे गलत किए होंगे। देखिए कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लिंक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। यही समझौता हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल का आपस में समझौता हुआ था। गरम दल और नरम दल। चलिए बताइए। अंबिका चरण मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, बताइए, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार 1916 के लखनऊ में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हुए थे? अंबिका चरण मजूमदार। चलिए, इन्होंने ही कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, इन्हीं के अध्यक्षता में दोनों का समझौता हुआ था। अगला प्रश्न, ताना भगत आंदोलन कौन सा आंदोलन है? ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ था? उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ताना भगत आंदोलन आपको याद रखना है झारखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। अगला प्रश्न, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। अब बताइए कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बड़ा इम्पोर्टेंट बुक था उस समय, आज भी है। ठीक है, 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी। इसमें क्या था, उन्होंने क्या किया था? ऑप्शन कह रहा है कि जाति व्यवस्था के उन्मूलन की वकालत की, कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के विचार का प्रचार करना, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यही वो बुक था जिसमें दादा भाई नौरोजी ने भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, बताया पूरे भारतीयों को कि भारत का पैसा कैसे बाहर जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है और भारत गरीब होते जा रहा है, और बहुत सारे कारण भी दिए थे। चलिए अगला प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? 42 में, 1946 में, 1942 में, 1930 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका सही आंसर आपको पता होगा। रॉयल इंडिया विद्रोह कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। अगला सवाल, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, दूर दराज के क्षेत्रों में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया।
आयात को ऑप्शन बी, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। ऑप्शन सी, सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया। या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कह रहे हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा था? आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सी देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट एक्ट। देखिए इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था असहमति को दबाना, ठीक है, और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना। रॉलेट एक्ट था जो न वकील न दलील का ही था। कब आया था? 1919 में, ठीक है। इसको काला कानून भी कहा गया। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकारों में गिरावट हुई? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप, एबिसिनिया पर इतालवी आक्रमण, जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण। इनमें से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी, एक से अधिक। इन सभी घटनाओं के कारण राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट हुई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31। देखिए ये आसान सवाल है। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? पूछ रहा है कि राजगीर का प्राकृतिक नाम क्या था? राजगिरी, ग्रहराज, पाटलिपुत्र, एक सदी के इनमें से कोई नहीं। सबको पता है कि राजगीर का पुराना नाम क्या था? राजगिरी था। चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा था? आपसे पूछ रहा है क्या कि द हिंदू अखबार की स्थापना कौन किया था? कौन अखबार है? द हिंदू अखबार। वीर राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, महात्मा गांधी, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। मेरे दोस्तों, द हिंदू अखबार की स्थापना वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। अगला प्रश्न, 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? स्वतंत्रता की घोषणा, द फेडरलिस्ट पेपर, सामान्य ज्ञान, एक से अधिक है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए आप TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ढंग से पढ़िए, समय दीजिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, ठीक है। अधिकांश क्वेश्चन NCERT के हैं, और या नहीं तो आप लूसेंट का बुक पढ़िए, हूबहू सारे प्रश्न आ रहे हैं वहीं से। यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः क्या मांग था भाई? धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, बी आर्थिक समानता और समाजवाद, सी राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, डी इनमें से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र यूरोप में 1848 की क्रांति की मुख्य मांग थी। चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 और 5 प्रश्न बचे हैं। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? कह रहा है कि 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल, BD सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, बिपिन चंद्र पाल, एक से अधिक या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा BD सावरकर।
विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं हैं? कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं हैं? यजुर्वेद में आपको मिलता है, उपनिषद में, ऋग्वेद में, कौन से वेद में मिलता है? इसका सही आंसर होगा उपनिषद। उपनिषद में आपको दार्शनिक भजन भी मिलता है, ब्रह्मांड विज्ञान भी मिलता है और नैतिकता की चर्चा भी मिलता है। चलिए, यजुर्वेद में संगीत के बारे में मिलता है, पूजा पाठ के बारे में ऋग्वेद में, अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वेदों की संख्या कितनी है? 4। 38 प्रश्न कहता है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी? क्या क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? सूती कपड़ा मिल 1861 में, 1818 में, 1854 में, इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। चलिए, इसका सही आंसर होगा 1818 में। 1818 में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब हुई थी? 1818 में। क्वेश्चन नंबर 39 और 2 प्रश्न हैं, टिक कर पढ़िए। 1917 की क्रांति के दौरान बोल्शेविकों का नारा क्या था? दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये नारा था, या स्वतंत्रता समानता भाईचारा ये नारा था, या शांति भूमि रोटी ये नारा था? एक से अधिक आंसर है कि कोई नहीं? देखिए, 1917 के क्रांति के दौरान नारा था शांति भूमि रोटी। क्या नारा था मेरे भाई? शांति भूमि रोटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, कौन कहे थे? ये कार्ल मार्क्स कहे। कौन कहे हैं? कार्ल मार्क्स। ये किसका था? कार्ल मार्क्स था। चलिए, स्वतंत्रता समानता भाईचारा ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। किसका नारा था? 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, उसी का ये नारा है। और शांति भूमि रोटी 1917 के दौरान बोल्शेविक का नारा है। अगला प्रश्न, बोल्शेविकों का नारा क्या था? शांति भूमि रोटी। अंतिम प्रश्न, आज के हिस्ट्री का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? टिकेंद्रजीत सिंह, जादूनाथ शर्मा, रानी गाइदुर्नुले, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ई। कौन थे भाई? मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में कौन आदिवासी विद्रोह के नेता थे? उनका नाम था, ध्यान रखिएगा, यू तिरोत सिंह। क्या नाम था? यू तिरोत सिंह। मेघालय में गारो हिल्स क्षेत्र के कौन नेता थे? यू तिरोत सिंह। इसी तरह दोस्तों, आज का हमारा 40 प्रश्नों का संकलन खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ। धन्यवाद।